नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आज हम 1.3 से स्टार्ट करेंगे, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले भौतिक और रासायनिक गुणों की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं और इन गुणधर्मों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। भौतिक गुणधर्म मतलब जिनमें भौतिक गुण होते हैं, मतलब उनमें कोई भी केमिकल चेंजेज नहीं होंगे, ठीक है, भौतिक में। और जो रासायनिक गुणधर्म होता है उसमें केमिकल चेंजेज होंगे, जैसे संगठन, ज्वलनशीलता है, अम्ल, क्षार इत्यादि के साथ में अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। भौतिक गुणधर्मों को पहचान, पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। जो भौतिक गुणधर्म होते हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं कि पदार्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ में परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। भौतिक गुणों को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं होता है। विभिन्न पदार्थों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं, जैसे अम्लता, ठीक है, इसके अलावा इसकी क्षारकता होती है, दाह्यता होती है, मतलब दहन। ठीक है, रासायनिक गुणधर्मों के उदाहरण है। रसायन भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के व्यवहार का पूर्वानुमान तथा व्याख्या करते हैं। यह सब सावधानी पूर्वक परीक्षण एवं मापन से निर्धारित होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भौतिक गुणधर्मों का मापन। ठीक है, इनका मापन कैसे होता है। वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए परिमाणात्मक परिमाणात्मक मापन आवश्यक होता है। द्रव्य के अनेक गुणधर्म जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। किसी मात्रात्मक परीक्षण या मापन में कोई संख्या और उसके बाद वह इकाई लिखकर निरूपित किया जा सकता है जिसमें उसे मापा गया हो। उदाहरण के लिए किसी कमरे की लंबाई 6 मीटर है, मतलब यहाँ 6 m लिखा गया है। ठीक है, तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें 6 तो एक संख्या हो गई और m है जो मीटर को व्यक्त कर रहा है, तो वह उसकी यूनिट हो गई, इकाई हो गई। ठीक है, उसको लंबाई में माप रहे हैं हम। ठीक है, पहले विश्व के विभिन्न भागों में मापन की दो पद्धतियाँ थी, अंग्रेजी पद्धति, इंग्लिश सिस्टम, और दूसरी है मीट्रिक पद्धति। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें। फ्रांस में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुई, अधिक सुविधाजनक थी क्योंकि वह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। बाद में वैज्ञानिकों ने एक सर्वमान्य मानक पद्धति की आवश्यकता अनुभव की। ऐसी पद्धति 1960 में, मतलब ये जो आपको ये नीचे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय SI पद्धति है, वो 1960 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, जिसे संक्षेप में अपन मतलब इसको SI बोलते हैं, शॉर्ट रूप में। ठीक है, 1960 में भार और माप की 11वीं सर्व सम्मेलन में इसको स्वीकृत किया गया था। CGPM एक सरकारी संस्था है जिसका गठन एक रासायनिक समझौते, जिसमें मीटर परिपाटी भी कहते हैं, उस पर 1875 में पेरिस में हस्ताक्षर किए गए, उसके अंतर्गत किया गया था। ऐसे ही पद्धति में 7 आधार मात्रक होते हैं। इन्हें अंक तालिका 1.1 में सूचीबद्ध किया गया है। ये मात्रक 7 आधारभूत वैज्ञानिक राशियों से संबंधित हैं, जैसे भौतिक राशियाँ होती हैं, जैसे गति है, आयतन है, घनत्व है। इन राशियों से उत्पन्न की जाती है। ऐसा ही आधार मात्रकों की परिभाषा अंक तालिका 1.2 में दी गई है। ऐसा ही पद्धति में अपवर्त्यों और अपवर्तकों को व्यक्त करने के लिए पूर्वलग्नों का उपयोग किया गया है। इन्हें तालिका 1.3 में सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से कुछ राशियों का प्रयोग हम इस पुस्तक में करेंगे। ठीक है, आप इसकी ज़्यादा विस्तृत जो जानकारी है वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि जो केमिस्ट्री है सॉरी फिजिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने को बिल्कुल शॉर्ट रूप में दिया गया है, लेकिन आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से यहाँ पे खुल के दिया हुआ है, वहाँ अच्छे से पढ़ें। अभी यहाँ पे अपने पास में जितना भी है वो पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, आधार भौतिक राशियों और उनके मात्रक। सबसे पहले यहाँ पे आधार दिया गया भौतिक राशि का क्या क्या आधार होता है, उसके लिए प्रतीक क्या होगा, उसके लिए SI मात्रक क्या होगा और SI मात्रक का प्रतीक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में भौतिक राशि है लंबाई। लंबाई के लिए प्रतीक हो गया उसका L। ठीक है, और SI मात्रक होता है मीटर। लंबाई के लिए हम किसको व्यक्त करते हैं, लंबाई को L से करते हैं ना। ठीक है, SI मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया, और SI मात्रक का प्रतीक क्या हो गया, M हो गया। मीटर को M से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट चलो, द्रव्यमान को M से, और इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम, और इसका SI मात्रक का प्रतीक होता है kg। ठीक है, और समय को हम T से व्यक्त करते हैं, सेकंड होता है इसका, और SI मात्रक का प्रतीक जो होगा वो S होगा। ये तीनों भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जगह यही काम आती हैं। बाकी की जो बची हुई हैं ये काम आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम आती है तो लंबाई, द्रव्यमान और समय काम में आता है। ठीक है, अब ये मैं बोल देता हूँ फर्स्ट। विद्युत धारा है, विद्युत धारा के लिए भौतिक राशि होगी I, और इसका SI मात्रक होगा एम्पियर, और इसमें A से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ऊष्मागतिका के लिए T,
और इसके जो मात्रक होगा वो केल्विन होता है और के से रिप्रेजेंट करते हैं। पदार्थ की मात्रा को एन से, मोल से और मोल को मोल से ही लिखते हैं। ज्योति तीव्रता इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडेला इसकी यूनिट होती है और सी डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में अपने को दी गई एसआई आधार मात्रकों की परिभाषाएं। ठीक है, यहाँ पे हमारे को लंबाई का मात्रक दिया हुआ है मीटर, फिर उसके बाद में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम दिया हुआ है, समय का मात्रक हमको सेकंड दिया हुआ है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर दिया हुआ है, उष्मागतिक ताप का मात्रक केल्विन दिया हुआ है, पदार्थ की मात्रा है वो मोल में दी गई है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है और यहाँ पे इनकी परिभाषा दी गई है, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है तो ये टेबल है, आशा करता हूँ कि आप इसे पढ़ लोगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। मापन के राष्ट्रीय मानकों का अनुसरण, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, मात्रकों का चलन, परिशिष्ट कह एवं उनकी परिभाषाएं समय के साथ साथ परिवर्तित होती हैं। जब भी नए सिद्धांतों को अपनाकर किसी विशेष मात्रक की मापन यथार्थता में यथेष्ट वृद्धि की गई। मीटर संधि सन 1875 में हस्ताक्षरित सदस्य देश उनका मात्रक को औपचारिक परिभाषा में परिवर्तन करने के लिए सहमत हो गए। भारत सहित प्रत्येक आधुनिक औद्योगिकृत देश में एवं राष्ट्रीय मापन विज्ञान संस्था एनएमआई नेशनल मीट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है। एनएमआई की फुल फॉर्म क्या है भाई? नेशनल मीट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, नोट कर लेना। मापन के मानकों की देखभाल करती है। ठीक है, यह जिम्मेदारी नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला एनपीएल नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी को दी गई है। इस प्रयोगशाला में मापन के मात्रकों के आधार तथा व्युत्पन्न मात्रकों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग निर्धारित किए गए हैं और मापन के राष्ट्रीय मानकों की देखभाल की जाती है। निश्चित अवधि के बाद में इन मानकों की तुलना विश्व की अन्य राष्ट्रीय मानकों की अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में प्रतिष्ठित मानकों के साथ में की जाती है। ऐसा ही पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लगन क्या क्या होते हैं भाई, देख लो एक बार अच्छे से। ये काम के हैं, खूब काम आते है ना, तो ज़्यादा काम नहीं आते हैं लेकिन काम आते हैं हमारे। 10 की पावर -24 होता है, उसको योक्टो बोलते हैं। इसका जो संकेत होता है वो वाई होता है। 10 की पावर -21 को जेप्टो बोलते हैं। हम 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि यहाँ से 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखूँ 10 है, 10 जो नॉर्मल 10 होता है ना, 10 उसको हम डेका बोलते हैं और डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। -10 की पावर -1 है तो डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन 10 की पावर अगर +1 है तो कोई इसमें कुछ नहीं है। फिर 10 की पावर अगर 2 है, प्लस में 2 है तो हेक्टो बोलेंगे, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस में 2 है तो सेंटी से, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। 10 की पावर +3 है तो किलो से, जो के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर -3 है तो मिली से, एम से। ठीक है, अगर 10 की पावर 6 है प्लस में तो मेगा, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 10 की पावर -6 है तो माइक्रो से, म्यू इसका सिंबल होता है। ठीक है, अगर 10 की पावर 9 है तो गीगा से, जी इसका सिंबल होता है। अगर 10 की पावर प्लस में 12 है तो टेरा से, और टी इसका सिंबल होता है। अगर 10 की पावर 15 है तो पेटा से, पी इसका सिंबल है। 10 की पावर 18 है तो एक्सा से, ई इसका सिंबल है। 10 की पावर 21 है तो जेटा से, जेड इसका सिंबल है। 10 की पावर 24 है, अगर प्लस में ही चल रही है सब, है ना, तो योटा से, वाई। अगर हम अब माइनस में आ जाते हैं, 10 की पावर -9 है तो नैनो से, स्मॉल एन। 10 की पावर -12 है तो -12 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 10 की पावर -12 को पीको से कर रहे हैं भाई, और इसका जो सिंबल होगा वो पी होगा। 10 की पावर -15 को फेमटो से कर रहे हैं, एफ। 10 की पावर -18 को एटो से कर रहे हैं, ए। 10 की पावर -21 को जेप्टो से कर रहे हैं, जेड। 10 की पावर -24 को कर रहे हैं योक्टो से, वाई। ठीक है, कुल मिला के इसको यहाँ से स्टार्ट करना डेका से। ठीक है, और आप 9-10 तक याद कर लेना, काम खत्म। ठीक है, बाकी इतना यूज आते नहीं। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान और भार की। किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल होता है। द्रव्यमान का मतलब तो क्या है कि उस पदार्थ में कितना वजन है वो उसका द्रव्यमान हो गया, जबकि किसी वस्तु का जो भार है उस पर लगने वाला गुरुत्व बल होगा। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, द्रव्यमान मतलब उसका वेट होगा ना, तो वेट तो स्थिर होगा, परंतु उसका भार गुरुत्व के परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अगर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है वो। आपको इन दोनों शब्दों के प्रयोग पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रयोगशाला में किसी पदार्थ के द्रव्यमान के अधिक यथार्थ परक मापन के लिए वैश्विक तुला का उपयोग किया जाता है। भाई अगर आप लेबोरेटरी में जाओगे तो ये जो आपके सामने ये दिख रहा है ना, ये आपको लेबोरेटरी में देखने के लिए मिल जाएगा आपको। इसको हम वैश्विक तुला बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। जैसे तो तालिका 1.1 में दिया गया है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है।
परंतु प्रयोगशाला में छोटे मात्रक ग्राम, अब 1 किलोग्राम में हम 1000 ग्राम होते हैं का प्रयोग किया जा सकता है। ये हमें टेबल से क्लियर हो गया भाई, ठीक है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक पदार्थों की थोड़ी मात्रा का ही उपयोग किया जाता है। आयतन की हम बात करें तो किसी भी पदार्थ के द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं, ठीक है। आयतन के मात्रक लंबाई में होते हैं, लंबाई क्यूब के होते हैं, अतः ऐसा ही पद्धति में आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। देखो लंबाई के यहाँ क्यूब लगा हुआ है ना, तो इसलिए इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है। परंतु रासायनिक प्रयोगशालाओं में इतने अधिक आयतनों का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः आयतन को आमतौर पर सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। द्रवों के आयतन को मापने के लिए प्राय लीटर मात्रा का उपयोग किया जाता है, जो ऐसा ही मात्रक नहीं है। लीटर होता है वो ऐसा ही नहीं होता है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। 1 लीटर बराबर कितना ml होता है? 1000 ml होता है भाई, ठीक है। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। चित्र 1 पॉइंट से हमें आप इन संबंधों को आसानी से देख सकते हैं। प्रयोगशाला में द्रवों या विलयनों के आयतनों को मापने के लिए आशंकित सिलेंडर, ब्यूरेट, प्रिपेट आदि का प्रयोग किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगी? जब आप कहाँ पे जाओगे, केमिस्ट्री की लैब में जाओगे, वहाँ आपको ब्यूरेट मिलेगा, पिपेट मिलेगा, ये सिलेंडर मिलेंगे। यहाँ भी अब हमने ये जो तुला देखा था, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ये जितने भी केमिकल्स हैं ये सारे वहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब वहाँ पे सब देखोगे, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। घनत्व, डेंसिटी, ठीक है। उपरोक्त वर्णित दोनों गुण निम्न रूप से संबंधित है। घनत्व हम होता है वो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? द्रव्यमान बटा आयतन से। किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। अतः घनत्व के ऐसा ही मात्रक इस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। घनत्व का ऐसा ही मात्रक बराबर द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक अपॉन में आयतन का ऐसा ही मात्रक। मतलब घनत्व का ऐसा ही मात्रक को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक और आयतन का ऐसा ही मात्रक बराबर किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर इनवर्स -3 है ना। यह मात्रक बहुत बड़ा है। रसायनज्ञ प्राय घनत्व को ग्राम सेंटीमीटर -3 से व्यक्त करते हैं, जहां द्रव्यमान को ग्राम में और आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में, भाई 3 को क्यूब बोलते हैं ना, ये व्यक्त किया जाता है। किसी पदार्थ का घनत्व यह बताता है कि उसमें कण कितने पास पास व्यवस्थित हैं। यदि घनत्व अधिक है तो इसका अर्थ है कि पदार्थ के कण भी बहुत पास पास हैं, और अगर घनत्व क्या है, कम है, तो पदार्थ के कण भी क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। समझ में आया? चलो चलते हैं आगे। भाई मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, यहाँ हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी। फिर जहाँ समझाने की होंगी वहाँ मैं आपको समझाऊँगा अभी। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है कि बस ये पढ़ने की चीज़ें हैं, मतलब हमें इनको सरसरी निगाहों से देखना है और दिमाग में बस हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास में घनत्व का फॉर्मूला था, क्या था? द्रव्यमान बटा आयतन, इसको नोट कर लेना। घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक बटा आयतन का, तो इसका क्या हो जाएगा? घनत्व का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब, मीटर इनवर्स क्यूब, है ना, ठीक है। अब घनत्व को अपन ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब में व्यक्त करते हैं, तो ये सब चीज़ें तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉमन चीज़ें हैं ये, बेसिक चीज़ें हैं ना। अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको बेसिक्स से क्लियर करने होंगे, जो अभी अभी ना बेसिक ही चल रहा है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। ताप को मापने के लिए 3 सामान्य पैमाने होते हैं। ताप को हम मापते हैं तो 3 चीज़ों में मापते हैं, 3 पैमाने होते हैं हमारे पास में। एक तो हम डिग्री में मापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में, एक हम डिग्री फ़ारेनहाइट में मापते हैं, और एक हम केल्विन में मापते हैं। यहाँ केल्विन जो होता है वो ऐसा ही मात्रक होता है। इन पैमानों पर आधारित ताप मापियों को चित्र 1.8 में दिखाया गया है। साधारणतः सेल्सियस पैमाने वाले ताप मापियों में 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब इसमें 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अंशांकित किया जाता है, मतलब वहाँ पे उस पर नंबरिंग होती है ना, जहाँ ये दोनों ताप क्रमशः जल के हिमांक और क्वथनांक है। 0 से 100 तक क्या है जल का? हिमांक और क्वथनांक। हिमांक का मतलब तो होता है फ्रीजिंग, और क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, नाम लिख देना, वो मैं डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ऐसा मत करना बिल्कुल भी कि कोई आपके यहाँ पे समझ में नहीं आए पॉइंट और वो अगर मिस हो जाता है तो फिर दिक्कत होगी, है ना। क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं और हमारे काम में आती हैं, ठीक है। और अभी इनके क्वेश्चन भी आएंगे भाई, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तब ये काम में आने वाले हैं हमारे।
ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री के मध्य व्यक्त किया जाता है। इन दोनों पैमानों पर ताप एक दूसरे से निम्नलिखित रूप से संबंधित है। फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 ऐड करेंगे। ठीक है। अगर हम फ़ारेनहाइट में किसी का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 ऐड करेंगे उसमें। केल्विन पैमाना सेल्सियस पैमाने से इस प्रकार से संबंधित है। अगर हम केल्विन में निकालते हैं तो केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास टेम्परेचर दिया हो और केल्विन के लिए बोल रहे हो तो हमें उसको उसमें 273.15 ऐड करने होंगे। जबकि अगर हम फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो 9/5 ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ होगा जो लिख देंगे हम, प्लस में उसमें 32 ऐड करेंगे। ठीक है। ये डायग्राम दिए गए हैं आपको, देख लो अच्छे से। आयतन को व्यक्त करने के लिए विभिन्न मात्रक, ठीक है, आयतन को मापने के लिए विभिन्न उपकरण। हाँ भाई, ये लेबोरेटरी में काम आएंगे, थोड़ा सा देख लो इसको। ये मात्रक तो ठीक है, आप इसमें देख लो। ये आपके सामने ब्यूरेट है, देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके लिए, दिख रहा होगा सभी को, दिख रहा है? ठीक है। ये देखो ब्यूरेट है और ब्यूरेट में ml में दिया गया है। यहाँ पे इसमें देखो मार्किंग हो रखी है, ऊपर से है यहाँ पे मार्किंग 0 1 2 3 4 ऐसे करके और 50 तक है। और नीचे ये यहाँ पे इस पे एक जो देखो इसका मुंह नीचे से एकदम नुकीला है ना, और ये जो यहाँ पे टी बना हुआ है ना, ये इसका क्या है, इसको मतलब इसकी जल को, इसमें जो भी अपन लिक्विड डालेंगे, केमिकल डालेंगे, उसको रोकने के लिए, सेट करने के लिए होता है। यहाँ पे एक राउंड ऐसा घुमाने का होता है, तो इसको हम बंद करते हैं यहाँ से और इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है। पिपेट होता है, ये 25 ml, इसमें जैसे 25 ml का दिखाया गया है। इसमें पीछे ही ऊपर की साइड है ना, जहाँ पे राउंड है, गोल है, यहाँ से मुंह लगा करके और इससे नीचे ये पिपेट, मतलब ये जो नुकीला सिरा है, इसको हम केमिकल में डाल के और इसमें फिर फिक्स करते हैं। इसमें माप दिया हुआ होता है। ये अंशांकित सिलेंडर होता है, इसमें हम केमिकल्स लेते हैं, जितना भी हमें लेता हो, जितना भी ml में हमें लेना होता है। ठीक है। ये आयतन मापी फ्लास्क होता है, इसमें हम आयतन को मापते हैं। जैसे 1 लीटर का होता है, 5 लीटर का होता है, 2 लीटर का होता है, जितना हमको चाहिए होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारे पास में देखो जल का क्वथनांक यहाँ पे दे रखा भी, जो मैंने समझाया था। जल का हिमांक होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। और मानव शरीर का जो ताप होता है यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। भाई ये नोट कर लेना, देखो 25 डिग्री टेम्परेचर जो होता है ना, ये मानव शरीर का होता है, सॉरी कमरे का तापमान होता है, और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना। मतलब लोगों को ये भी नहीं पता होता है, कई बार मैंने देखा है ये चीज़ें, कि एक रूम का नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात करें ना, किसी से पूछा मैंने तो बोला कि सर पता ही नहीं है। तो यार ये कौन सी बात है, मतलब रूम टेम्परेचर होता है वो लगभग 25 डिग्री से 27 डिग्री ऐसे सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है। अभी आप इसको ध्यान रखोगे, नोट कर लेना इसको। ये संदर्भ मानक के बारे में बताया गया है भाई। चलो इसको भी पढ़ लेते, रीड कर लेते हैं, रीड करना ही है तो। किलोग्राम या मीटर सदृश्य मापन में मात्रक की परिभाषा निश्चित करने के पश्चात वैज्ञानिकों ने संदर्भ मात्रकों की आवश्यकता अनुभव की, ताकि सभी मापन उपकरणों को मानकीकृत किया जा सके। मीटर छड़ों, विश्लेषीय तुलाओं आदि उपकरणों को उनके निर्माताओं के द्वारा अंशांकित किया जाता है। मतलब इनमें अंशांकित का मतलब उस पर पॉइंटेड, उस पर नोटेड किया जाता है ना, उस पर नंबरिंग की जाती है। अंशांकित का मतलब ये हुआ ताकि वे विश्वसनीय मापन दे सके, परंतु इनमें से प्रत्येक उपकरण को किसी संदर्भ के सापेक्ष मानकीकृत किया गया था। सन 1889 से द्रव्यमान का मानक किलोग्राम है, जो फ्रांस के सेब्रेस में प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर के, यहाँ पे देखो पीटी और IR लिखा हुआ है, ये इन दोनों के क्या हैं, प्रतीक हैं, सिंबल है भाई, है ना। चलो, जो भार तथा मापन के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में एक हवाबंद डिब्बे में रखा हुआ है। इस मापन के लिए PTIR, अब ये बार बार थोड़ी ना लिखेगा, इसलिए इसने सिंबल लिख दिया, प्लेटिनम और इरेडियम की मिश्र धातु का चयन किया गया, क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अवरोधी है और अति दीर्घ काल तक इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। द्रव्यमान के नए मात्रक के लिए वैज्ञानिकरण प्रयत्नशील है।
इसके लिए अवोगाद्रो स्थिरांक का यथापरक निर्धारण किया जा रहा है। एक प्रतिदर्श को सुपरिभाषित द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या के यथार्थ मापन पर इस नए मानक पर कार्य केंद्रित है। ऐसी एक पद्धति जिसमें अति विशुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टल के परमाणु घनत्व को एक्सरे द्वारा मापा जाता है कि शुद्धता 10⁶ में एक अंश है। इसे अभी तक मानक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और भी पद्धतियां हैं, परंतु इसमें कोई पद्धति अभी तक प्लेटिनम इरिडियम छड़ के विकल्प के रूप में समर्थ नहीं है। ऐसी आशा की जा सकती है वर्तमान दशक में कोई समुचित वैकल्पिक मानक विकसित किया जा सकेगा। आरंभ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273.15 केल्विन पर रखी एक प्लेटिनम इरिडियम छड़ पर दो निश्चित चिन्हों के मध्य की लंबाई को मीटर परिभाषित किया गया था। सन 1960 में मीटर की लंबाई को क्रिप्टॉन लेजर से उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का 1.650763 × 10⁶ गुना मापा गया। ठीक है, यद्यपि एक असुविधाजनक संख्या थी, किंतु यह मीटर की पूर्व सहमति लंबाई को सही रूप से दर्शाती है। सन 1983 में CGPM द्वारा मीटर पुनर्परिभाषित किया गया, जो निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1/299.792458 सेकंड में तय की गई दूरी है। लंबाई और द्रव्यमान की भांति अन्य भौतिक राशियों के लिए संदर्भ में मानक है ये। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। यह जानना रुचिकर होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप अर्थात ऋणात्मक मान सेल्सियस पैमाने पर तो संभव है, परंतु केल्विन पैमाने पर ताप का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं 1.4 में मापन में अनिश्चितता। रसायन के अध्ययन में अनेक बार हमें प्रायोगिक आंकड़ों के साथ साथ सैद्धांतिक गणनाओं पर भी विचार करना होता है। संख्याओं का सरलता से संचालन करना तथा आंकड़ों को यथासंभव निश्चित के साथ यथार्थ प्रस्तुत करने के अर्थपूर्ण तरीके भी हैं। इन्हीं मतों पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। वैज्ञानिक संकेतों की बात कर रहे हैं भाई हम। अब ये वैज्ञानिक जो संकेत हैं ये भी आप पढ़ोगे कहाँ पे, फिजिक्स में, लेकिन यहाँ भी हम पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान परमाणुओं और अणुओं के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें अत्यंत कम द्रव्यमान होते हैं और अत्यधिक संख्या होती है। अतः किसी रसायनज्ञ को 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणुओं के लिए 662, 200, 000, 000, 000, 000, जैसी बड़ी संख्या या हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लिए, अब देख लो भाई, इनको तुम काउंट कर लेना, मेरे से तो नहीं हो रही है, मैं कर भी नहीं रहा इनको। लास्ट में है 166 ग्राम जैसी छोटी संख्या, मतलब कितना हिस्सा हो जाएगा ये, अब लगा लो। ठीक है, इसी प्लांक नियतांक प्रकाश का वेग, कणों पर आवेश आदि में भी ऊपर दिए गए परिणाम जैसे परिणामों वाली संख्याएं होती हैं। एक क्षण के लिए इतनी सारी शून्य वाली संख्याओं को लिखना और गिनना मज़ेदार लग सकता है, परंतु इन संख्याओं के साथ सरल गणितीय प्रचलन जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना एक चुनौती हो जाती है भाई। गलती से इनको जोड़ने के लिए बोल दे, हमें गुणा करने के लिए कह दे, भाग देने के लिए कह दे, तो भाई दे सकते हो क्या तुम? नहीं दे सकते। तो इसके लिए फिर ये पद्धति है, इसका हम अभी आएगा कि कैसे यूज करेंगे। ठीक है, जिससे आप सही प्रकार से समझ सकते हो कि संख्याओं के साथ कार्य करना कठिन है। इस कठिनाई को इन संख्याओं के लिए वैज्ञानिक अर्थात चरघातांकी संकेत के रूप में हल किया जा सकता है। इन संकेतन में किसी भी संख्या को n × 10⁻n के रूप में लिखा जाता है, इसमें n चरघातांक है। इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है और n का मान 1.000 और 9.999 के मध्य कोई भी संख्या हो सकती है। n को डिजिट टर्म कहते हैं, यहाँ पे n को हम क्या कहते हैं? डिजिट टर्म कहते हैं। अतः वैज्ञानिक संकेतन में 232.508 को 2.32508 × 10⁻² के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, यह हमने पॉइंट को क्या किया, आगे बढ़ा दिया, तो 10⁻² लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिए कि ऐसा लिखते समय दशमलव को 2 स्थान बाईं ओर ले जाया गया है, मतलब यहाँ पे हमने 2 जो दशमलव था उसको 2 स्थान आगे ले गए बाईं ओर, तो इसलिए हमने 10⁻² लिख दिया यहाँ पे। वैज्ञानिक संकेतन में वह 2 10 का चरघातांक है। ठीक है, इसी प्रकार 0.00016 को 1.6 × 10⁻4 की तरह लिखा जा सकता है। यहाँ ऐसा करते समय दशमलव को 4 स्थान
दाईं ओर ले जाया जा सकता है। वैज्ञानिक संकेतन में -4 चरघातांक है। वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त संख्याओं का गणितीय प्रचलन करते समय हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, रखेंगे भाई ध्यान। सबसे पहले हमारे को क्या कह रहा है, गुणा और भाग करना बता रहा है। तो इन दो कार्यों के लिए चरघातांक की संख्या वाले नियम लागू होते हैं। जैसे 5.6 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर 8। अब यहाँ पे कॉमन ले लिया भाई इसने, 5.6 इंटू 10 की इंटू 6.9, और यहाँ पे जो घात थी उनको इसने ऐड कर दिया, 10 की पावर 5 प्लस 8, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ आंसर आ गया हमारे पास में 3.864 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जैसे ये भी ऐसे ही हल कर रखा है इसमें, और इसका आंसर आया 2.450 इंटू 10 की पावर -7, तथा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और इसका 2.7 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 5.5 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ इसको सोल्व करके 4.909 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये कर लोगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है योग करना और घटाना। ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको ये दूसरा वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो आप इसको तब तक के लिए रिवाइज करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।